हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस क्लासेस में। कुछ दिनों से आप लोगों को एटीएस क्लासेस पे वीडियो नहीं मिल रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था यार। ट्रेनिंग वगैरह अभी मेरा चल रहा, आप लोग को पता होगा, रेलवे जेई का, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। तो जो मेरा चल रहा था जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन फॉर रेलवे जेई एंड एलपी एंड टेक्नीशियन, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं कुछ वीडियोज़ जो है अपलोड नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एलपी एंड टेक्नीशियंस के जो सिलेबस होते हैं आपके CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट क्या होता है, मतलब पूरा प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलपी और टेक्नीशियंस का किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस होता है, इसमें कौन से पेपर्स क्वालिफाई के होते हैं और कौन से पेपर आपके जो है मेरिट के होते हैं, और एलपी और टेक्नीशियंस जो है दोनों का जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जब मैं सिलेबस आपका डिस्कस करूंगा तो आप सिलेबस के उस टाइम आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना जो नोट्स होगा उस पर आप उसको लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि भाई सिलेबस क्या रहता है एलपी और टेक्नीशियंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एलपी एंड टेक्नीशियंस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब फॉर्म आएगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी के लिए जो होती है ना डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे कि एलिजिबल कौन कौन रहता है। जैसे आपको पता होगा 10th प्लस मिनिमम जो ITI के जो कैंडिडेट होते हैं तो वो तो होते ही हैं, ठीक है। और टेक्नीशियंस की बात करेंगे, इसमें भी 10 प्लस ITI हो गया आपका, 12 प्लस ITI जो होते हैं वो आपके एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, बट एलपी के लिए डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो होते हैं एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो होती है आपकी, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, चाहे वो एलपी और टेक्नीशियन के लिए होगा। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आता है कि सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस किसका रखोगे, टेक्नीशियन का रखोगे कि एलपी का रखोगे। जैसे जब मैंने 2018 में फॉर्म भरा था तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था एलपी को और सेकंड था मेरा टेक्नीशियंस का, लेकिन मैंने फॉर्म जो भरा था क्या, एक ही फॉर्म भरा था। अब दोनों का सिलेक्शन कैसे होगा, चलो अभी हम लोग आगे देखेंगे इसका। अब क्या होने वाला है भाई, फर्स्ट स्टेज आपका CBT का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये दो एग्ज़ाम जो है कॉमन रहेगा आपका एलपी एंड टेक्नीशियंस के लिए। 60 मिनट में आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे। समझ में आ गया कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो है ये क्वालिफाई नेचर का रहता है। क्वालिफाई नेचर किसके लिए, CBT 2 के लिए, मतलब जो बंदे एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे उनको फर्स्ट स्टेज CBT जो एग्ज़ाम है वो कॉमन रहेगा दोनों ही पोस्ट के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस रहता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। जैसे मैथमेटिक्स के लिए देखो ये सिलेबस इसमें रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए देखो ये सिलेबस है। जनरल साइंस हो गया यहाँ तक, ये 10th स्टैंडर्ड जो रहती है वहीं तक पूछते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मतलब सब कुछ पूछ लिया इन लोगों ने। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज का जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, आप यहाँ पे बैठते हो एग्ज़ाम में, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट करना रहता है। और जब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपका आता है क्या, सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठेंगे, जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट होगा किसका, सेकंड स्टेज CBT के लिए, वो CBT 1 से ही वो बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किया गया था 2018 में, तो वो 15 टाइम, मतलब जितना भी वैकेंसी रहता है उसका 15 गुना CBT 2 के लिए जो है उनको हायर किया जाता है, ठीक है, चाहे टोटल वैकेंसी ऑफ एलपी एंड टेक्नीशियन का जो रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो एलपी एंड टेक्नीशियंस रहेगा उनके लिए भी ये CBT 2 का जो एग्ज़ाम है ये कॉमन रहेगा। बट अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आएगा, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। क्या समझना है कि इसमें जो टोटल ड्यूरेशन टाइम रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का, और इसमें जो 2 घंटे 30 मिनट का ये CBT 2 का एग्ज़ाम है, इन लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या 2 पार्ट में है, पार्ट A एंड पार्ट B। आप समझते हैं पार्ट A एंड पार्ट B क्या है। पार्ट A में जो है आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 1.5 घंटे में, 90 मिनट में, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 90 मिनट में, और आपका जो मेरिट बनेगा ना
मतलब सिलेक्शन के लिए, तो वो इसी पेपर से बनेगा। तो क्या पेपर बी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई? पेपर बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 100 में से 99 नंबर ले आए हो और पेपर बी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाई के लिए रहेगा, अगर वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका इस 99 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब CBT 2 का एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो LP का कैंडिडेट रहेगा, चाहे वो टेक्नीशियन का कैंडिडेट रहेगा, वो पेपर ए में तो उसको अच्छा करना ही है, उसको पेपर बी में जो मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर लाना है वो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये मेरिट में आपका काउंट होगा। और पेपर बी में जो नंबर लाते हो ना, वो मतलब पेपर ए के साथ कंबाइन नहीं होता है। तो पेपर बी में कौन कौन से मतलब जो पेपर बी होता है इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपके LP के लिए अलग होते हैं, टेक्नीशियंस के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि CBT 2 के लिए जो सिलेबस क्या क्या रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मैथमेटिक्स तो देखे हम लोग कि CBT 1 में भी था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखो CBT 1 में भी था, लेकिन एक अलग से ये टॉपिक निकल के आ जाता बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और यही जो एक टॉपिक रहता है ये LP एंड टेक्नीशियन में जो मेरिट बनाने के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन रहते हैं, ठीक है, IT लिटरेसी रहता है, बेसिक साइंस रहेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स तो इसमें रहेगा ही। तो आपको ये समझ में आ गया कि पार्ट ए का जो रहेगा आपका सिलेबस, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 90 मिनट में, ये आपका मेरिट का रहेगा। लेकिन ये मेरिट आपका तभी काउंट होने वाला है जब आप पेपर बी में जो है, देखो पेपर एक ही साथ 2.5 घंटा का होगा, ठीक है, जिसमें से आपको 60 मिनट मतलब आपका जो पार्ट बी वाला पेपर रहेगा ना उसमें आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा और 1.5 घंटे के लिए आपको पार्ट ए में मिलेगा। पहले आपका पार्ट ए जब आपका पूरा 1.5 घंटे का टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद पार्ट बी का जो है पेपर का ऑप्शन खुलेगा। तो पार्ट बी में देखो अलग अलग पेपर क्या क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क रहेगा क्या 35%, ये 35% क्या रहेगा, दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। मतलब ये SC हो चाहे ST कैंडिडेट हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, उन सारे बंदों को भैया 75 नंबर का 35% मिनिमम लाना ही पड़ेगा इस पार्ट बी में क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें क्वालिफाई करोगे तभी जाकर पार्ट ए का नंबर जो है मेरिट के लिए आपका इवेल्युएट होगा। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि मान लो कोई LP का बंदा होगा, तो कोई वो बंदा ITI या अपना जो उसका ट्रेड रहा होगा ना, तो उससे रिलेटेड इसका पार्ट बी का पेपर रहेगा। हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा ट्रेड हो सकता है। या तो टेक्नीशियन का जो पोस्ट होता है ना, वो 10+2 के कुछ पोस्ट जैसे S&T डिपार्टमेंट होता है, उसमें वो 10+2 के कैंडिडेट सिर्फ उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनके लिए जो होता है मैथ्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो अगर सपोज करो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कौन कौन से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपने अगर डिप्लोमा या BTech करके रखे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपका जो पार्ट बी रहेगा जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है उसमें आप क्या क्या पेपर ले सकते हो, इलेक्ट्रिशियन ले सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ले सकते हो, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक। तो ये सारे पेपर आप जो है इन सारे ब्रांच के लिए ले सकते हो। अगर जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स ऑब्लिक मैकेनिक, रेडियो एंड TV जो है ले सकता है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा होगा ना, जो डिप्लोमा या आपका BTech करके रखा होगा या B करके रखा होगा, तो चाहे वो LP हो चाहे टेक्नीशियंस के लिए हो, ठीक है। तो टेक्नीशियंस के लिए भैया तो डिप्लोमा वो तो एलिजिबल है नहीं, तो LP के लिए तो वो एलिजिबल होंगे ना। तो उनको तो पार्ट बी में जो उनके लिए कौन कौन सा पेपर रहेगा, फिटर रहेगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो मैंने REC लिया हुआ था क्योंकि मेरा ब्रांच मैकेनिकल था। उसके बाद हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। तो ये आपको सोच समझ के पार्ट बी में पेपर लेना, पार्ट बी का भी आपको तैयारी करना पड़ेगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, ये सारे पार्ट बी का ट्रेड होते हैं। और जो आपका 10+2 का जो बंदा रहा होगा, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स से लेके जो टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम दे रहा होगा ना, उसके वो ले सकता है इलेक्ट्रिशियंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन, ठीक है। इन ट्रेड पेपर से वो क्या दे सकता है, पार्ट बी का जो पेपर है वो बंदा दे सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो आपका CBT 2 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने पार्ट में होगा, वो आपके 2 पार्ट में उसका एग्ज़ाम होने वाला है।
पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे मेरिट बनेगा, और पार्ट बी का आपको मैंने अभी दिखाया कि अलग अलग ट्रेड के लिए जो है ये आपके अलग अलग उसमें आप एलिजिबल रहते हैं, अलग अलग ट्रेड से आप उसको पार्ट बी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये पार्ट बी क्या रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब मान लो कोई बंदा जो है ना वो CBT 2 का एग्ज़ाम दे दिया, CBT 2 का एग्ज़ाम दे दिया आपने, और जब आप CBT 2 का एग्ज़ाम दियो ना तो पार्ट ए एंड पार्ट बी है। सपोज़ आपको आउट ऑफ 100 में 75 नंबर आए हैं, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाई था वो आप क्वालिफाई भी करके हो, मतलब भाई आप क्या हो गया कि अब आपका मेरिट बनेगा। लेकिन अब यहाँ से देखो ALP एंड टेक्नीशियन का सिलेक्शन का जो है प्रोसीजर चेंज होगा। अब क्या होगा कि सपोज़ अगर आपने स्टार्टिंग में सिर्फ आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो, आप ALP के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको तीसरा स्टेज पे नहीं जाना है, आप यहीं पर ही रुक जाओगे और आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ इस पेपर से बनेगा। बट अगर आपने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो CBT के बाद आपको थर्ड स्टेज पे जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP, ठीक है। तो इसके लिए होता है CBET, ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बहुत ही फेमस नेम है कि साइको टेस्ट बोला जाता है। इसमें क्या है, अलग अलग आप जब इसका सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में आगे आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे है कि RDSO के जब आप साइट पे विजिट करोगे ना तो जो साइको टेक्निकल ये इसमें देखना यहाँ पे सिलेबस उसका रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो है 30% वेटेज जो होता है आपका, 70% जो ALP वाले की बात कर रहा हूँ, ALP वाले के लिए जो पार्ट ए में उसने पार्ट ए और पार्ट बी में क्वालिफाई रहेगा, और पार्ट ए से जो नंबर रहेगा उसका 70%, और साइको टेस्ट में उसका 30% नंबर बन के उसका जो है मेरिट बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये ALP वालों के लिए है। बट अगर जो बंदा टेक्नीशियंस का रहेगा ना उसको सिर्फ पार्ट ए से मेरिट बनेगा और पार्ट बी उसका सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। तो ये पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रह गया, और फाइनल आपको पता है ओनली क्या होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा और आपको इम्पैनल किया जाएगा कैंडिडेट के लिए, जब आपको मेडिकल वगैरह के लिए आप सारा चीज़ फिट हो जाओगे। तो इस तरीके से जो है रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है आपका, किसके लिए, टेक्नीशियंस एंड ALP के लिए। पार्ट जो आपका पेपर 1 रहेगा CBT 1 क्वालिफाई रहेगा, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। CBT 2 जैसे जाओगे उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये इससे मेरिट बनेगा, और पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अगर आपने ALP के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको साइको टेस्ट अलग से देना पड़ेगा, और साइको टेस्ट में 30% उसका नंबर, और पार्ट ए का जो 70% दोनों का नंबर मिलकर आपको ALP का जो वहाँ से मेरिट बनेगा। आई होप रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट अगर आपको होगा मन में तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो रेलवे से जुड़ी जितने भी सारे जॉब्स है उनकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, गाइडलाइन चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिलता है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो भाई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन का रीज़न जो होता है यही होता है कि अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो क्यों ना भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना। और जो ये मैंने अभी डिस्कस किया इसका मैं अभी जो है डिस्क्रिप्शन में जो आपको वहाँ पे जाके इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको ALP एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। और मेरी जो एक्सपीरियंस है ALP में वो 3 ईयर 1 मंथ 26 डे है, तो वो मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगा कि मेरी क्या एक्सपीरियंस रही है इन सारे पूरा इस टाइम पीरियड में, किस तरीके का मैं इस जॉब से खुश था कि नहीं था, सारा कुछ मैं वहाँ उस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या जो ALP और लोको पायलट की सैलरी क्या 1 लाख तक भी हो सकती है और कैसे हो सकती है वो भी मैं बताऊँगा उस वीडियो में आपको सब कुछ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।